अंडरग्राउंड स्कूल ऑनलाइन क्लासेस। सोमपल्ली नाम के एक गांव में तोमर नाम का एक व्यक्ति डेजी इंटरनेशनल स्कूल करके एक प्राइवेट स्कूल चला रहा था। लेकिन तोमर खुद ही 10वीं क्लास फेल था। लेकिन स्कूल चलाने के व्यापार अच्छी तरह सीख जाता है। वह बच्चों के पेरेंट्स के यहाँ लाखों हजारों स्कूल फीस वसूल करता था, लेकिन अच्छे अध्यापक को नहीं रखता था। उस स्कूल के टीचर्स को कुछ नहीं आता था। कोई भी दूसरा आदमी उस गांव में स्कूल रखा तो धमकियां देता था और उसका स्कूल बंद करवा देता था। एक दिन विजय करके एक आदमी जो उसी गांव का था, अमेरिका में पढ़कर वहां आता है। नमस्कार माँ, कैसे हैं आप? लगता है इधर एक नया इंटरनेशनल स्कूल खुला है। हाँ, खुला है बेटा, लेकिन उसका मालिक तोमर एक नालायक है। वह इसी गांव में 10th फेल हुआ है और 2 नंबर के टीचरों को लाकर पढ़ाई करवा रहा है। ये कैसा हो सकता है माँ? कोई अधिकारी कुछ करते नहीं क्या? अरे नहीं बेटा, तोमर उन सब अधिकारियों को पैसे देकर रखा है और सारे पैसे वालों के बच्चे वहीं पर पढ़ते हैं। गरीबों को वहां पर एडमिशन ही नहीं मिलता। विजय सोच में पड़ जाता है। तुरंत कुछ करने की सोचता है। एक दिन सभी गरीब बच्चों को और उनके माँ बाप को बुलाकर एक मीटिंग रखता है। अरे गांव वालों, मैं अपने गांव में आप सभी बच्चों के लिए एक स्कूल खोल रहा हूँ। वहां पर मुफ्त में पढ़ाई होगी। आप सभी बच्चों को लेकर गांव के बाहर मंदिर के बाजू में खाली मैदान में कल आ जाओ। ऐसा बोलकर चला जाता है। अगले दिन जब सभी अपने बच्चों को लाकर खाली मैदान में आते हैं तो वहां पर कुछ नहीं था। फिर एक आदमी ने ऐसा बोला, अरे इस विजय तो हमको बुद्धू बनाया है, यहाँ पर तो कुछ स्कूल नहीं है। फिर कुछ ही देर में अंडरग्राउंड से एक दरवाजा खुलता है और विजय अंदर से आता है। फिर सारे बच्चों को स्कूल में बिठाकर पढ़ाई शुरू करता है। कुछ दिन के बाद विजय की स्कूल बस को तोमर देख लेता है और अपने असिस्टेंट से ऐसा पूछता है, अरे ये हमारे गांव में किसका स्कूल बस है रे? साहब, मैं भी 3-4 बार इसको देखा है, पीछा करके देखा, लेकिन गांव के बाहर जो मंदिर है वहां जाकर खाली मैदान के पास सब बच्चे गायब हो जाते हैं। ठीक है, मैं देखता हूं इसे। ऐसा बोलकर तोमर एक दिन उस बस की पीछा करता है और मैदान तक पहुंच जाता है। पेड़ के पीछे छुपकर देखता है, तभी नीचे से एक दरवाजा खुलता है और सारे बच्चे नीचे चले जाते हैं। ये देख तोमर अंदर जाकर विजय को धमकी देता है और तुरंत स्कूल बंद करने के लिए बोलता है। लेकिन विजय सीधा पुलिस स्टेशन जाकर तोमर के ऊपर केस रख देता है। सारी बात समझकर एसआई ने तोमर को जेल में डाल देता है। तब से विजय की भूमिगत अंडरग्राउंड स्कूल मशहूर हो जाता है और डेसी इंटरनेशनल स्कूल के बच्चे भी यहीं पर आने लगते हैं। जाइंट मोटर बाइक वर्सेस मिनी मोटर बाइक। पतलनपुर नाम के एक गांव में माधवन करके एक बाइक मैकेनिक रहता था। उसको 2 बेटे भी थे, लंबू और छोटू। लंबू नाम के हिसाब से बहुत ही लंबा, मोटा और तगड़ा था, लेकिन छोटू अपने नाम पे बिल्कुल जाता था। वह हाइट में बहुत ही छोटा था। इसीलिए लंबू के पास एक बड़ा सा जाइंट बाइक था। उसके टायर भी बड़ा ट्रैक्टर के टायर जैसे थे, लेकिन छोटू की बाइक बहुत छोटी थी। अपने भाई के बाइक के सामने चींटी जैसे दिखती थी। एक दिन जब लंबू और छोटू अपने पापा के रिपेयर शॉप में काम कर रहे थे, एक लड़की स्वप्ना वहां पर आती है। अरे कोई है, मेरी बाइक खराब हो गई है, स्टार्ट ही नहीं हो रहा है, जरा देखिए तो। तभी लंबू अपना रुबाब दिखाने के लिए छोटू से ऐसा बोला, ए छोटू, क्या घिस रहे हो? जाओ जाकर देखो, कस्टमर आया है, जाकर कुछ फायदे की काम करो। तभी छोटू जाकर स्वप्ना के बाइक को देखता है और 5 ही मिनट में रिपेयर कर देता है। मैडम, जरा सी स्पार्क प्लग में प्रॉब्लम है, ठीक कर दिया है,
अब कुछ प्रॉब्लम नहीं होगा। स्वप्ना पैसे देकर वहां से चली जाती है। तभी लंबू ने ऐसा बोला, ए छोटू, मुझे उस लड़की से प्यार हो गया है। तुम मेरे नाम पे एक लव लेटर लिख के तुम दे दो और उसको हर रोज फॉलो करके तुम मेरे बारे में अच्छी तरह उससे बोलो। भैया, जिससे प्यार हुआ है लेटर उसी को देना है। ज्यादा बकवास मत करो वरना कान के नीचे एक दूंगा। चल हट। छोटू जैसा ही उसके भाई ने बोला वैसा ही करता है। एक लव लेटर लिख के स्वप्ना को देता है और हर रोज स्वप्ना के पीछे फॉलो करके देखता है। कुछ दिन के बाद स्वप्ना अपने मम्मी और पापा को लेकर माधवन के घर आती है। वहां पर छोटू और लंबू भी थे। तभी स्वप्ना ने ऐसा बोली, पिताजी, ये है छोटू जिससे मैं प्यार कर रही हूँ। इसने मुझे लव लेटर देके मुझे हर रोज फॉलो करके देखभाल भी किया है। मैं इससे ही शादी करूंगी। स्वप्ना की बातें सुनकर लंबू हैरान हो जाता है। क्या बोल रही हो? प्यार तो मैंने तुमसे किया है, लव लेटर मैंने लिखने के लिए बोला। क्या रे छोटू, तुमने उस पर मेरा नाम नहीं लिखा क्या? भूल गया भैया। ये सब देखकर स्वप्ना के पापा ने ऐसा बोला, एक बोल रहा है कि मैंने प्यार किया है, लेकिन मेरी बेटी तो छोटू को प्यार किया है। इसीलिए एक काम करेंगे, आप दोनों के बीच में एक बाइक रेस लगाएंगे। जो जीतेगा मेरी बेटी उसी से शादी करेगी। ऐसा ही लंबू अपने बड़े जाइंट बाइक को लेकर और छोटू अपना छोटा बाइक को लेकर रेस के लिए शुरू हो जाते हैं। लंबू अपने बड़े बाइक पे बहुत आगे निकल जाता है, लेकिन बीच रास्ते में पेट्रोल खत्म होने की वजह से रुक जाता है। उसके पीछे ही छोटू धीरे धीरे अपनी छोटे बाइक पे आ जाता है। अरे छोटू, थोड़ा पेट्रोल मुझे देना, मेरे बाइक में पेट्रोल खत्म हो गई है। अरे भैया, तेरे बाइक में पेट्रोल भी तेरे अक्ल जैसी है। हा 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 हा। ऐसा बोलकर छोटू आगे निकल जाता है और रेस भी जीत जाता है। तभी माधवन छोटू और स्वप्ना की शादी धूमधाम से कर देता है और लंबू अपने बड़े बाइक को उपहार के रूप में छोटू को देता है। और तब से स्वप्ना और छोटू बड़े बाइक पे घूमकर खुशी से रहने लगे। ट्रैक्टर ट्रेन विशाल नारियल। एक गांव में गीता नाम की औरत अपने बेटे के साथ रहती थी। अपना परिवार पालने के लिए वो नारियल की खेती करती थी, लेकिन उसके खेत में लगने वाले नारियल बहुत छोटे छोटे थे, जिन्हें कोई खरीदना पसंद नहीं करता था। इस तरह समय बीतता गया। गीता का बेटा बड़ा हो रहा था। माँ को दुखी देखकर उसके बेटे ने कहा, माँ, तुम दुखी मत हो, मैं पढ़ाई लिखाई छोड़ दूंगा, कोई काम ढूंढ लूंगा। और वो पढ़ाई लिखाई छोड़कर शहर में एक ट्रांसपोर्टर के यहाँ काम करने लगा। उसी गांव में मनीष नाम का एक ट्रैक्टर चलाने वाला रहता था। वो बहुत ही चालाक और होशियार था। एक बार ऐसे ही मनीष ने पुराने ट्रेन के डिब्बे से एक बहुत लंबी ट्रैक्टर ट्रॉली बना ली। वो उस ट्रॉली को लेकर गांव में आया। मनीष गांव के सभी किसानों से सब्जियां, फल, फ्रूट वगैरह उसी ट्रॉली में ले जाकर शहर बेच दिया करता था। एक दिन गीता ने मनीष से कहा, बेटा मनीष, क्या तुम मेरे नारियल भी शहर जाकर बेच दोगे? अरे क्या कह रही हो गीता मौसी, तुम्हारे छोटे से नारियल कौन खरीदेगा? मनीष की बात सुनकर गीता दुखी हो जाती है और वो नदी किनारे बैठकर रोने लगती है। तभी नदी में से एक परी निकलती है। गीता उस परी को सारी बात बताती है। गीता की बात सुनकर परी गीता को जादुई पानी देती है। रोना बंद करो, ये लो, ये पानी अपने नारियल के पौधों में डाल देना, मीठे और बड़े बड़े नारियल होंगे। शुक्रिया परी, जल परी। गीता ने परी को धन्यवाद कहा और वो पानी ले जाकर उसने अपने नारियल के पेड़ों में दे दिया। अगले दिन सुबह गीता के नारियल जो छोटे छोटे थे वो बहुत विशाल हो गए थे। इतने विशाल नारियल देखकर सभी गांव वाले हैरान हो गए। नारियल देखकर मनीष के मन में लालच आ गया। उसने गीता से कहा, अरे मौसी, तुम कह रही थी ना अपने नारियल बेचने को, लाओ मैं तुम्हारे नारियल ले जाकर शहर बेच देता हूँ। तभी वहाँ खड़े गीता के बेटे ने मनीष से कहा, भैया आप रहने दो, आपकी ट्रॉली बहुत पुरानी है और हमारे नारियल बहुत बड़े। जिस ट्रांसपोर्ट कंपनी में मैं काम करता हूँ मैंने वहाँ से ट्रक मंगवाए हैं।
एक नारियल एक ही ट्रक में जाएगा। लेकिन मनीष जिद करने लगा तो गीता ने अपने बेटे को इशारा किया और मनीष को सबक सिखाने की सोची। मनीष जैसे ही वो विशाल नारियल लेकर निकला, उसकी ट्रॉली टूट गई और वो सिर पकड़कर रोने लगा। उसकी हालत देखकर सभी गांव वाले उस पर हंसने लगे। ये देखकर गीता ने उससे कहा, अरे मनीष, ये तो तुम्हारे कमाए हुए बुरे कर्मों का नतीजा है। अगर तुम गलत काम न करते तो आज यूं लोग तुम पर हंसते नहीं। गीता के बेटे ने नारियल खुद ले जाकर शहर में बेचे और उससे काफी पैसे कमाए। दोनों माँ बेटा गांव में खुशी खुशी रहने लगे। भूमिगत पुलिस स्टेशन। विजयपुर नामक गांव में संजू नाम का एक लुटेरा रहता था। वो बहुत ही खतरनाक लुटेरा था। वो अपनी गैंग के साथ मिलकर आसपास के सभी गांवों में लूटमार करता था। संजू और उसकी गैंग की दहशत के मारे कोई भी अंधेरे में बाहर नहीं निकलता था। अरे भैया जल्दी घर चलो, अंधेरा होने वाला है। अगर कहीं संजू की गैंग मिल गई तो वो हमें मार ही डालेगी। हाँ हाँ भैया जल्दी चलो। लोगों की दहशत देखकर संजू बहुत खुश होता था। देखा कितना डरते हैं मुझसे ये लोग। जाओ तुम लोग मजे करो, किसी को भी लूटो और कुछ भी करो। सरकार ने उस गांव में पुलिस स्टेशन बनाने की कई बार कोशिश की, लेकिन संजू ने पुलिस स्टेशन बनने से पहले ही मजदूरों को वहां से भगा दिया और वहां पे पुलिस स्टेशन बन नहीं पाया। एक बार विजयपुर में काफी बड़ा मेला लगता है। पड़ोस के गांव से विनोद नाम का एक पुलिस ऑफिसर उस मेले में आता है। तभी वहां संजू की गैंग आ जाती है और लूटमार करने लगती है। और संजू और उसकी गैंग के जाने के बाद वो लोगों से पूछता है, अरे भैया ये लुटेरे यहाँ खुलेआम लूटपाट करते हैं, क्या यहाँ पुलिस चौकी नहीं है? अरे नहीं साहब, पुलिस चौकी तो ये लुटेरे बनने ही नहीं देते हैं। बनने से पहले ही मजदूरों को मार के भगा देते हैं। सरकार भी क्या करे। विनोद वहां से जाने के बाद सरकार से सिफारिश करता है और कहता है कि वो वहां पर एक भूमिगत पुलिस चौकी बनवाएगा जिसकी भनक चोरों को लगने नहीं देंगे। सरकार उसकी बात मान लेती है और विजयपुर में भूमिगत पुलिस चौकी बनने का काम शुरू हो जाता है। संजू के गैंग को पता नहीं चलता और कुछ ही समय में वहां पे भूमिगत पुलिस चौकी बनकर तैयार हो जाती है। अब विनोद कुमार अपने सिपाहियों के साथ मिलकर भेष बदलकर आसपास के गांव में घूमने लगता है और उन्हें जहां भी चोर मिलते हैं उन्हें पकड़कर भूमिगत पुलिस चौकी में बंद कर देते हैं। अपने चोर साथियों के गायब होने से संजू चोर परेशान हो जाता है। अरे क्या हो गया, मेरे साथी कहाँ गायब हो रहे हैं? पता करो, जाओ जगह देखो। लेकिन विनोद जग्गा को पकड़कर भी बंद कर देते हैं। अब संजू को बाहर आना ही पड़ता है। पुलिस उसे चारों ओर से घेर लेती है और विनोद इंस्पेक्टर उससे कहते हैं, संजू तुम्हारा खेल खत्म हुआ, तुम्हें पुलिस ने चारों ओर से घेर लिया है, तुम अपने आप को पुलिस के हवाले कर दो। पुलिस संजू को पकड़ लेती है। पकड़े जाने के बाद संजू इंस्पेक्टर विनोद से पूछता है, इंस्पेक्टर साहब पकड़ तो मुझे लिया, लेकिन ये तो बता दो कि आप लोग यहाँ पर आए कैसे? यहाँ तो कोई पुलिस स्टेशन भी नहीं है। चलो बच्चू, तुम्हें सब पता चल जाएगा। यहाँ भूमिगत पुलिस स्टेशन है जहाँ तुम्हारे साथी तुम्हारा इंतजार कर रहे हैं। और इस तरह भूमिगत पुलिस स्टेशन बनने के कारण संजू चोर के आतंक से आसपास के गांवों को छुटकारा मिला और सभी लोगों ने इंस्पेक्टर विनोद की तारीफ की।